हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। तो अब तक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की 4 यूनिट कर चुके हैं। अब जो 5वीं और लास्ट यूनिट आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बिना किसी देर के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, अपनी कंट्री को छोड़कर जितनी भी बाकी कंट्री हैं, उन सभी कंट्री की जो करेंसी है, उन सभी करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंडिया में हैं, अपनी कंट्री यानी कि इंडिया, अपनी कंट्री की करेंसी यानी कि रूपी को छोड़कर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं, लाइक अमेरिकी डॉलर, न्यूजीलैंड की डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर हो गया, कुवैत का दिनार हो गया, सऊदी अरब का दिनार हो गया, ठीक है, पाकिस्तानी रुपी हो गया, युआन हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, ठीक है, पाउंड हो गया। जितनी भी करेंसी है अपनी कंट्री को छोड़कर बाकी जितनी कंट्री हैं, उन सभी करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी बोलेंगे या फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज it refers to all the other currencies, या ऐसे बोलो, to all the currencies other than the domestic currency of a given country। मेरे एग्जाम्पल में गिवन कंट्री कौन सा हो गया, इंडिया हो गया। तो हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी हो गया इंडिया, तो क्या बोल रहा है वो, रेफर्स टू ऑल द करेंसीज, वो सभी करेंसीज जो हमारे डोमेस्टिक करेंसी की नहीं है, वो सारी क्या हो जाएंगी, हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर, पाउंड, यूरो एटसेट्रा। ये जितनी भी करेंसीज हैं इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की करेंसीज हैं, इन सभी करेंसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। चैप्टर का नाम है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझ चुके हैं, अब बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट it refers to the rate at which one currency is exchanged for the other country, फॉर द अदर कंट्री। यानी कि वो रेट जिस पर हम लोग दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा जैसे कि डॉलर का रेट है इस टाइम पर, आज प्रेजेंट डेज के अंदर ये हमारा जनवरी 2023 चल रहा है। तो आज की डेट में जो रेट है, प्रेजेंट डेट, अगर आज डेट पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं तो आज डेट हमारी क्या है, 18 जैन। 18 जैन को जो अमेरिकी डॉलर का रेट चल रहा है वो 81 रुपी .29 पैसे चल रहा है, यानी कि 81 रुपी 29 पैसे चल रहे हैं। तो हम लोग लमसम ले लेते हैं, 81 रुपी ले लेते हैं। ठीक है, $1 इक्वल्स टू कितना रुपी, 81 रुपी के बराबर। यानी कि $1 को परचेज करने के लिए हम लोगों को
81 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर हम लोग 81 रुपये खर्च करते हैं तो $1 परचेज कर सकते हैं। इसी को बोलेंगे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ किस रेट पे एक्सचेंज कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैं इसको रफ करता हूँ, देन हम लोग बात करते हैं रिलेटेड अदर टॉपिक्स की। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं रफ करता हूँ अब इसको। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपका क्वेश्चन आता है पेपर में 1 नंबर का, इसका एप्रिसिएशन पे भी आ सकता है और डेप्रिसिएशन पर भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास करेंसी डेप्रिसिएशन। It refers to the decrease in the value of domestic currency with respect to फॉरेन करेंसी। विद रिस्पेक्ट के जहाँ पे विद टर्म भी बोल सकते हैं हम लोग। जब हम लोगों की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेरिकी डॉलर या कोई भी अदर करेंसी के जो कि विदेशी करेंसी है, उससे कंपैरेटिवली अगर हमारी वैल्यू डिक्लाइन होती है, डिक्रीज होती है, तो हम बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? करेंसी डेप्रिसिएट हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था $1 इक्वल्स टू 81 रुपीज था। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, अगर $1 का रेट बढ़कर ₹85 या 83 ले लेते हैं। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, अभी हाल फिलहाल में लास्ट 1 साल के अंदर जो अमेरिकी डॉलर का जो हाईएस्ट रेट रहा है वो 83 रुपीज़ के बराबर रहा है, जो कि 19 अक्टूबर 2022 को था। ठीक है, अगर 81 से बढ़कर 83 हो जाता है, सपोज ये रेट आज की रेट में है और ये रेट 83 फ्यूचर में हो जाता है, तो पहले कितना था, $1 को परचेज करने के लिए हम 81 रुपीज़ खर्च कर रहे थे। अभी सेम $1 को परचेज करने के लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं, 83 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। सॉरी, कैसे डिक्रीज हो गई है ये? आप देखिए, जहां हम लोग पहले 81 रुपीज़ खर्च करके $1 ले पा रहे थे, अभी उसी अमाउंट ऑफ डॉलर के लिए हम लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, यानी कि हमारी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, करेंसी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होता है, आप खुद सोचिए। कोई विदेशी बंदा है, अमेरिकी पर्सन है, वो $1 खर्च करता था और 81 रुपीज़ का सामान लेकर जाता था। अभी वो $1 खर्च करेगा, 83 रुपीज़ का सामान खर्च कर लेकर जाएगा। यहाँ पर सस्ता किसके लिए हो गया, जो अमेरिकी पर्सन है या बाहर का बंदा है उसके लिए सस्ता हो गया, तो वो इंडिया से ज़्यादा परचेज करेगा, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं आपको मालूम है, जब हम लोग बाहर के देशों में सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। अगर बाहर से डिमांड बढ़ रही है तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। और डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो बंदा पहले जो अमेरिकी पर्सन था 81 रुपीज़ का सामान लेता था $1 में, अभी 83 का ले रहा है, यानी कि उसको सस्ता पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा खरीदेगा तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। तो करेंसी डेप्रिसिएशन से क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। अब हम लोग बात करेंगे करेंसी एप्रिसिएशन की। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक काम करता हूँ, मैं इसका इफेक्ट इधर ही लिख देता हूँ। इसको जो इफेक्ट हुआ है वो क्या हुआ है,
इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन की। जस्ट इसका रिवर्स है, ठीक है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of फॉरेन करेंसी। देखिए यहां पर क्या हुआ था, हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, अभी यहां पर क्या हो रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जस्ट उसका रिवर्स हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, सपोज आज की डेट में $1 इक्वल्स टू रुपी है 83 के, ठीक है। कुछ टाइम बाद या नेक्स्ट डे या फ्यूचर में क्या हो जाता है, $1 इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, रुपी 81 के, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, $1 को परचेज करने के लिए 83 रुपीज खर्च कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, उस अमाउंट ऑफ डॉलर यानी कि $1 को परचेज करने के लिए हम लोग पहले के मुकाबले कम खर्च कर रहे हैं, 81 रुपये खर्च कर रहे हैं। पहले खर्च कर रहा था 83, अभी 81, ₹2 कम खर्च कर रहे हैं। तो हमारी क्या हुई, करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई, वैल्यू इंक्रीज हो गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, या इफेक्ट क्या होगा इसका, इफेक्ट ऑफ, इसका इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट देखना है तो जस्ट इसका अपोजिट करना है हम लोगों को। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट का सीधा सीधा बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट का अपोजिट क्या हो सकता है, इंपोर्ट। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, ठीक है। पहले हम लोगों के लिए चीजें लेना महंगा था बाहर से, अभी सस्ता हो रहा है तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे, यानी कि इंपोर्ट बढ़ जाएंगे हमारे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। मैं इसको रफ करता हूं, देन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। चलिए डिमांड सोर्सेज। अब बात करेंगे कि हम लोगों को जो फॉरेन करेंसी है उसका डिमांड क्यों पड़ता है और किन किन चीज़ों के लिए हम लोग उसको मांगते डिमांड करते हैं। कुछ रीजन है, देखते हैं किन किन केसों में हो सकता है। आप खुद सोचिए। नंबर 1, फॉर द पर्पज ऑफ इंपोर्ट्स। सपोज आप लोग इंडिया में हो, इंडिया की लोकल मार्केट के अंदर आप लोग कुछ भी सामान परचेज करते हो, पेमेंट करते हो बदले में, बिल्कुल करते हो, ठीक है। और पेमेंट कौन सी करेंगे हम लोग, अगर इंडिया की लोकल मार्केट के अंदर परचेज कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इंडियन करेंसी यानी कि रुपये के अंदर पेमेंट करेंगे। अब वहीं पर हम लोग क्या करने वाले हैं, विदेशों में खरीदने वाले हैं, विदेशों से परचेज कर रहे हैं। क्या वो लोग हमारे इंडियन रुपये को एक्सेप्ट करेंगे? वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कोई करेंसी ऐसी एक्सेप्ट करेंगे जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, और जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल करेंसी है वो डेट इज कौन सी है, अमेरिकी डॉलर है। अगर हम लोग बाहर से कुछ लाना चाहते हैं, ठीक है, बाहर से कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, और उस पेमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। एक रीजन ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है,
फॉर टूरिज्म अगर इंडियंस लोग इंडिया में ही घूमते हैं, ठीक है, पैसा खर्च होगा, रुपये खर्च करेंगे। अगर हम लोग इंडिया के अलावा कहीं बाहर की कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। तो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं टूरिज्म के लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी का रिक्वायरमेंट होगा। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज सपोज आप लोग इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्रॉपर्टी के अंदर, गोल्ड या कुछ भी परचेज कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वहां तो पेमेंट हो जाएगी रुपये के टर्म्स में क्योंकि इंडिया में कर रहे हो। अगर वहीं पे आप लोग अमेरिका में कोई बिल्डिंग परचेज करना चाहते हो, ठीक है, या फिर यूरोप के अंदर कहीं पर भी अपने रेस्ट ऑफ इंडिया को छोड़कर बाहर की किसी भी कंट्री के अंदर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पेमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो पेमेंट भी किस टर्म में होगा, फॉरेन करेंसी के अंदर होगा। चलिए नेक्स्ट, फॉर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स सपोज एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं छोटा सा। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा बड़ा भाई पढ़ने के लिए बेंगलोर चला गया, एमबीए करने के लिए वो बेंगलोर गया हुआ है, और वो स्टूडेंट है, उसको पैसे की नीड होगी तो पापा उसको पैसा भेजते, पैसा किस में, रुपये के टर्म में भेजते, क्योंकि बेंगलोर इंडिया में और वो इंडिया में पढ़ाई कर रहा है। सपोज अब मेरा भाई कोई भी आगे की स्टडी करने के लिए अब्रॉड चला जाता है, ठीक है, अब वहाँ पर जाएगा, उसके खर्चे पानी के लिए भी पैसा चाहिए होगा। अब वहाँ पर हम लोग क्या भेजेंगे उसको, रुपये तो भेज नहीं सकते क्योंकि रुपये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी यूनिलेटरल ट्रांसफर, अच्छा यूनिलेटरल मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट, ठीक है। अब मेरा भाई अब्रॉड के अंदर स्टडी कर रहा है, उसको पेमेंट कर रहे हैं मेरे फादर, तो कैसे करेंगे, फॉरेन करेंसी के अंदर करेंगे, तो यहाँ पर भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट हो गई। या फिर कोई हमारा रिलेटिव रहता है अब्रॉड के अंदर, उसको गिफ्ट करना चाहते हैं हम लोग कुछ भी, तो उसको गिफ्ट के लिए पेमेंट जो करेंगे वो किस में होगी, फॉरेन करेंसी में होगा। तो जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होंगे, लाइक गिफ्ट हो गए या कोई भाई बहन स्टडी के लिए बाहर चला गया, उसके लिए जो पैसा दे रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। उन सभी केस के अंदर भी क्या चाहिए हम लोगों को, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगा। पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, पर्पस ऑफ इंपोर्ट हो गया, फॉर स्पेक्यूलेशन, फॉर स्पेक्यूलेशन। अच्छा स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टा बाजार, ठीक है, सट्टा बाजार मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, अच्छा जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, जहां पर बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, कि अगर करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट या एप्रिसिएट होती है उस केस के अंदर वो गेन करने के लिए क्या करते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं, पैसा को सट्टा खेलते हैं। लाइक स्टॉक मार्केट्स जैसा, वैसा समझिए आप, जैसे स्टॉक मार्केट में आप लोग शेयर वगैरह परचेज करते हैं, वैसे आप विदेशी करेंसी को भी सेल परचेज करते हैं, ठीक है। जब आपको विदेशी करेंसी को रिक्वायरमेंट है, उसको खरीदना चाहते हो स्पेकुलेशन के पर्पज से गेन करने के लिए, तो भी आप लोगों को क्या चाहिए होगा, फॉरेन करेंसी का रिक्वायरमेंट होगा। ये तो हो गए हमारे डिमांड के सोर्सेज, ठीक है। देन अब हम लोग बात कर लेते हैं सप्लाई के सोर्सेज। सप्लाई कहाँ से आएगी, ये तो भैया हम लोगों ने देख लिया कि पैसा, जो विदेशी पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब आएगा कहाँ से, तो हम लोग देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ सप्लाई। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सप्लाई कहां से होगी, जस्ट इसका रिवर्स करेंगे कुछ भी नहीं होगा। फॉर द पर्पज ऑफ इंपोर्ट, बाय एक्सपोर्ट्स। जब आप लोग बाहर से कुछ खरीद रहे थे, ठीक है ना, तो आप पेमेंट किस में कर रहे थे, विदेशी करेंसी में कर रहे थे। अब सेम सेंस में जब आप लोग बाहर सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, या विदेशी लोग हमारे से खरीद रहे हैं, ठीक है, उस केस के अंदर वही पेमेंट करेंगे। क्या वो अपनी लोकल करेंसी में करेंगे, नहीं, वो किसी अमेरिकी डॉलर में या फिर कोई जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट है, लाइक अमेरिकी डॉलर हो गया, उसी के अंदर पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, अमेरिकी डॉलर या विदेशी करेंसी, फॉरेन करेंसी आएगी। बाय टूरिज्म, अच्छा ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट, बाय टूरिज्म, जैसे आप लोग इंडिया से बाहर घूमने जाते हो, ऐसे बाहर के लोग इंडिया में घूमने आएंगे,
पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो पैसा आएगा, विदेशी करेंसी आएगी हमारे पास फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय इन्वेस्टमेंट्स। जिस तरीके से आप लोगों ने विदेशों में प्रॉपर्टी परचेज करी थी, वैसे ही विदेशी लोग इंडिया में अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमें क्या देंगे, विदेशी करेंसी देंगे, फॉरेन एक्सचेंज देंगे। सप्लाई हो रही है हमारे पास। फोर्थ, बाय यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज करो मेरा भाई विदेश में पढ़ने के लिए चला गया, उसको मेरे पापा पेमेंट कर रहे थे, उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, वहीं पर उसका जॉब लग गया, वहीं पर सेटल्ड हो गया। अब उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो घर पे पैसे भिजवाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से वो बंदा यानी कि मेरा भाई मेरे घर पे वापस पैसे भिजवा रहा है, तो वो भी क्या भेज रहा है, विदेशी करेंसी भेज रहा है। या जो हमारे विदेश में रहने वाले रिलेटिव्स हो गए या फिर फ्रेंड्स हो गए, कुलीग्स हो गए, वट जो भी, वो हमें गिफ्ट वगैरह देंगे, तो वो भी किस में आएगा, विदेशी करेंसी में आएगा, फॉरेन करेंसी के अंदर आएगा। इस तरीके से सप्लाई आ रही है हमारे पास। 6 पॉइंट, बाय स्पेक्यूलेशन। जिस तरीके से हम लोगों ने विदेशी करेंसी परचेज करी थी गेन करने के लिए, इसी तरीके से बाहर के लोग भी इंडियन करेंसी को परचेज करेंगे गेन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेक्यूलेशन के लिए। तो जब वो लोग स्पेक्यूलेट करेंगे तो वो क्या भेजेंगे, विदेशी करेंसी भेजेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये थे हमारे डिमांड के सोर्सेज की डिमांड, हमें पैसे की, विदेशी करेंसी की नीड क्यों होती है, और फिर वो विदेशी करेंसी हमारे पास आती कहाँ से है, आने का मतलब सप्लाई, और जरूरत पड़ने मतलब डिमांड। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ फिर। चलिए, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई डिमांड कर्व बनता कैसे है, आप लोग 11th क्लास के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़कर आए होंगे, जिसके अंदर हम लोग होते हैं डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेम वही डिमांड कर्व बनेगा यहां पर भी, ठीक है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस पर आएगा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस पर आएगा रेट। एक्स पर आ गया फॉरेन एक्सचेंज और वाई पर आ गया हमारे पास रेट। डिमांड कर्व क्या, सिंपली जो आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा है, डिमांड कर्व नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। 4 से रेट है आर और फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है क्यू, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था जो डिमांड होता था उसका प्राइस के साथ, 11th क्लास की बात कर रहा हूं, डिमांड का प्राइस के साथ अपोजिट यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता था। सेम सेंस में यहाँ पर रेट का जो फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी है उसके साथ भी अपोजिट रिलेशन होगा। अगर एक पर्टिकुलर रेट पर पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रहा है, अगर रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या डिमांड कम होगा, बिल्कुल होगा। सपोज रेट R1 था इनिशियली, सॉरी R था, इंक्रीज होके R1 हो गया, और इसके कारण जो क्वांटिटी थी वो फॉल हो गई। देखिए एक एरो ऊपर रेट की तरफ, क्वांटिटी के साथ एक एरो लेफ्ट साइड में, इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। सेम सेंस में अगर सपोज रेट इनिशियली R है, फॉल होकर R0 हो जाता है, यानी कि रेट फॉल हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। 11th क्लास में हम लोग सीख कर रहे हैं ये बातें। तो नॉर्मली डिमांड कर्व कुछ नहीं है, जो 11th क्लास में डिमांड कर्व बनाया है वही डिमांड कर्व है यहाँ पर।
बस एक्स एक्सिस पे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज आएगा और वाई एक्सिस पर रेट आएगा। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। अब बात करते हैं हम लोग सप्लाई कर्व की। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 11th क्लास में जो हम लोगों ने सप्लाई कर्व बनाया था सेम वही बनेगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड स्लोपिंग। हियर क्या आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, और यहां पर रेट। सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज सप्लाई कर्व। सपोज कोई रेट है, पर्टिकुलर गिवन रेट आर है, जिसके ऊपर सप्लाई ओ क्यू के बराबर है। ओ आर रेट पर ओ क्यू सप्लाई हो रहा है फॉरेन करेंसी का। सपोज रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इनिशियली रेट था आर, रेट बढ़कर R1 हो गया ऊपर की तरफ। सप्लाई का रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, क्वांटिटी Q से बढ़कर Q1 हो गई। अब सपोज इनिशियली रेट है R, रेट फॉल हो गया R0 हियर, और क्वांटिटी भी फॉल हो जाएगी Q0। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हम लोगों ने काम 11th क्लास में किया था डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के अंदर, वही काम करा है हम लोगों ने, कुछ नया नहीं करा। बस यहाँ पर एक्स एक्सिस पे फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पर रेट लिया है। वहाँ पर हम लोग क्वांटिटी और प्राइस लेते थे 11th क्लास में, अभी बस फॉरेन एक्सचेंज और रेट का लिया है, सेम चीज़ बनी है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। जिस क्लास के अंदर हम लोग, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट होता है तो डिटरमाइन कैसे होता है। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर बनता है। जैसा कि 11th क्लास में आप लोग पढ़कर आए हैं, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आए उठकर। चलिए आप लोग बनाकर देखिएगा, और नहीं बनता है तो मुझसे पूछेगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताने वाला हूँ इस चीज़ को कि कैसे रेट डिटरमाइन होता है। अगर डिमांड बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, सप्लाई घटता है या डिमांड घटता है या सप्लाई बढ़ता है, कोई भी इम्पैक्ट चेंज आता है सप्लाई और डिमांड में, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा रेट पर। वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।